नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। 30 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज बहुत से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं इनको डिस्कस करूंगा। इसमें भी ठीक ठाक समय लगने वाला है। बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूंगा कि किन आर्टिकल्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहला आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एज अ पैंडेमिक लेसन। देखिए यहां पे बोला यह जा रहा है कि पैंडेमिक के आने के बाद सबसे ज्यादा जो चीज डिसरप्ट हुई है इकोनॉमी में, फाइनेंस में, ट्रेडिंग में, वो है हमारी सप्लाई चेन्स। जैसे ही पैंडेमिक फैला, चाइना के अंदर लॉकडाउन लग गया। चाइना दुनिया भर में चीजों को एक्सपोर्ट करता है, खासकर इंपॉर्टेंट और की चीजों को एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि इंडिया में जो कार्स बनती हैं, जो ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, उसके जो इनपुट इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से आते थे, वो आने बंद हो गए, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। और सिर्फ इंडिया सफर नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया सफर कर रही थी। तो इस पैंडेमिक ने हमको एक लेसन सिखाया है कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी सप्लाई चेन्स को इंडिया के अंदर लेके आना है, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है। तो इसके बारे में जो भी पॉइंट्स बताए हैं सुजन आर चुनाय साहब ने, इसको देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट के नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स नहीं बताए जा रहे, यहाँ पे ग्लोबल एंगल बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगी जहां पे एमएसपी का प्रोक्योरमेंट होता है। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एंगल आ रहा है। जो यूएस, कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज है ना, यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ की जो सरकारें हैं, वो जिस तरीके से चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर हो, उस तरीके से होने की वजह से यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब ग्लोबल एंगल क्या है इन फार्मर प्रोटेस्ट का, ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट के थ्रू ये क्या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और बाहर की कंट्रीज इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में यहाँ पे दो तीन बड़े अच्छे स्टैटिस्टिक्स और पॉइंट्स बताए ऑथर ने, तो इनको देखेंगे यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल था कॉशन पेस। देखिए यहाँ पे सेंटर ने सर्विलेंस गाइडलाइंस इशू की हैं और बताया है कि भाई पैंडेमिक में बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, अपनी साफ सफाई रखिए। तो वो तो देखिए रखनी है, तो बस यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको अपने आप को बचा के रखना है। सर्विलेंस, कंटेनमेंट और कॉशन, ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है, सारे रिपीटेड पॉइंट्स है। फिर भाई बिलीगढ़ खान, इस आर्टिकल को भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत से लेके एंड तक इसके ऊपर एक पीपीटी बना के आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊं कि पाकिस्तान में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये जो इमरान खान जी की सरकार है, इसको इतना अपोज क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान में। क्या क्या ऐसा किया है इमरान खान ने जिससे उन्होंने अपोजिशन के अगेंस्ट टारगेट किया, और अपोजिशन अब मिल के खड़ा हो गया इमरान खान के अगेंस्ट और उससे बोला है कि रिजाइन करो। ये रिजाइन करने को तैयार है नहीं। इन्होंने बातचीत की बात कही, मांडवली की बात कही कि आओ बैठो बातचीत करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इशू कोशिश करूंगा कि मैं एक अलग वीडियो में आपको बना के दिखाऊं। क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। इंडिया में क्लाइमेट पॉलिसीज में क्या क्या नई चीजें की जा सकती हैं जिससे कि चीजें ठीक तरीके से करी जा सकी, तो इसके ऊपर प्लस द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर, इन दोनों को मिला के मैं एक पीपीटी बना के आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। जो तीसरे नंबर का आर्टिकल मैं आज डिस्कस करने वाला हूं जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक ऐसा इशू जो कि थोड़ा शांत हो चुका है, फिर से उठ के सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ऑफ 2018। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ऑफ 2018 के थ्रू क्या बोला गया कि भाई अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करनी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीद सकते हो। लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने खरीदे और कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे गए, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको रिवील नहीं करेगा। रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक ऑर्डर इशू किया है जहां पे सीआईसी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये बात बिल्कुल सही है भाई। अगर आप सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट देखो तो सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से यहां पे बोला गया है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो भी पैसा गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, कितना गया है वो भी नहीं बताया जाएगा, किसने भेजा है वो भी नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। और थोड़ा पॉलिटिकल टोन भी है इस आर्टिकल की, जो कि मनुराज शुन मुगसुंदरम जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये एडवोकेट है और स्पोक्स पर्सन है द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम के। और तमिलनाडु में अगर बीजेपी की कोई अलाइड पार्टी है तो वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। और अपोजिशन में कौन है बीजेपी के तमिलनाडु में? द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। तो ऑब्वियस सी बात है द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम से बीजेपी द्वारा लाई गई पॉलिसीज को क्रिटिसाइज ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन आर्टिकल्स मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और पहला आर्टिकल है
रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एज अ पैंडेमिक लेसन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरी हेल्प करने के लिए ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें फ्री मिल रही हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, रेजिलिएंट सप्लाई चेन एज अ पैंडेमिक लेसन। An economy such as India can ill afford the shocks of disruption or be held hostage by an over-reliance on imports। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए भैया, कोविड-19 पैंडेमिक ने हमको एक चीज जरूर सिखाई है कि हमको अपनी सप्लाई चेन कुछ इस प्रकार से बनानी है कि हमारी सप्लाई चेन किसी भी हाल में डिसरप्ट ना हो। सप्लाई चेन डिसरप्शंस की यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ऑथर बोल रहा है कि देखिए, सप्लाई चेन डिसरप्शंस नेचुरल रीजन से भी हो सकता है और मैन मेड रीजन से भी हो सकता है। नेचुरल रीजन सबसे पहला क्या बताया जा रहा है, तो जापान में ग्रेट तुहुकु अर्थक्वेक आया था 2011 में, और इस अर्थक्वेक के बाद आ गई सुनामी। चूंकि अर्थक्वेक के बाद सुनामी आती है, अगर उस अर्थक्वेक का ओरिजिन समुद्र के नीचे की प्लेट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी समुद्र के पानी में रिलीज होगी और सुनामी आएगी। तो भाई, तुहुकु अर्थक्वेक 2011 में आया, सुनामी आया और उसके चलते एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया। फ्यूकुशिमा डाइची वाला जो रिएक्टर है वो लीक करने लगा, जिसके चलते जापान में प्रॉपर कियोस्क फैल गया और जो जापान के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स थे ना यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बहुत घट गए। तो ये तो हो गया नेचुरल डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन। एक होता है आपका मैन मेड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन। तो मैन मेड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन का एग्जांपल क्या है कि भाई, टेररिस्ट ड्रोन अटैक्स हुए कहां? सऊदी अरमको की ऑयल रिफाइनरीज में। सऊदी अरमको की जो ऑयल रिफाइनरीज थी, अब कैक और खुराइस नाम की जगह पे यहां पे टेररिस्ट ड्रोन अटैक हुए। टेररिस्ट ड्रोन अटैक हुए सितंबर 2019 में, जिसके चलते यहां पे 5.7 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया। अभी जैसे ही ये कम हुआ, सबसे पहले तो सऊदी अरब की जो स्टॉक मार्केट्स थे वो नीचे चले गए और दुनिया भर में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। क्योंकि सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल और ओपेक का एक बहुत ही स्ट्रांग मेंबर है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के ही ऑयल प्रोडक्शन में जब फर्क आया तो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सऊदी अरेबिया के भी स्टॉक्स नीचे आएंगे आएंगे। चाइना की बात की जाए तो दुनिया भर की सप्लाई चेन को चाइना डोमिनेट करता है और सप्लाई चेन पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय से चाइना कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका लेसन भी सीखा है कंट्रीज ने। जापानीज जो बिजनेसमैन है, उनको एक समय पे समझ में आया कि ये जो चाइना है, इसकी सप्लाई चेन्स पे एक लिमिट से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। ये इनको कब समझ में आया? इनको 2010 में समझ में आया। हुआ ये कि सेनकाकू आइलैंड, जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, जापान बोलता है ये हमारे हैं, चाइना बोलता है ये हमारे हैं। सेनकाकू आइलैंड्स के पास चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर पाया गया। चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर को डिटेन कर लिया किसने? जापानीज नेवी ने। तो जापानीज नेवी ने चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर को डिटेन कर लिया 2010 में। चाइनीज गवर्नमेंट को जब ये पता चला, चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको कैसे पनिश किया? उन्होंने बोला कि जो रेयर अर्थ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है ना चाइना में, उसको हम जापान में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और जापान की जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत होती है। तो जब जापान के साथ चाइना ने ऐसा किया तो जापान ने तो अपने अल्टरनेटिव्स को बनाया ही। नोवेल कोरोना वायरस का पैंडेमिक जब फैला, उसके बाद तो चाइना के ऊपर किस हद तक सप्लाई चेन की डिपेंडेंस है पूरी दुनिया को पता चला। चाइना के अंदर लॉकडाउन चल गया। वुहान, जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मैसिव स्केल पे लॉकडाउन लग गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद हो गया, चाइना से एक्सपोर्ट्स बंद हो गए। चाइना से एक्सपोर्ट्स बंद हो गए तो भैया ऑटोमोटिव सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, वाइट गुड्स सेक्टर में लोगों को, दुनिया भर की कंट्रीज को चीजें मिलना कम हो गई। इनफैक्ट अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर की प्रोडक्शन में एक्सेल करता है, लेकिन ये जो दवाइयां इंडिया बनाता है ये उसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से बनाता है जो कि चाइना से आता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कब है? जब चाइना से एपीआई आ रहा है, बल्क ड्रग आ रहा है। अगर चाइना से एपीआई आना बंद हो गया तो इंडिया क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक लीडर रहेगा? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो इस बार एक्सपोर्ट हब्स बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के। अब वो कब तक बनकर तैयार होंगे? भारत सरकार कोशिश तो बहुत कर रही है, अलग अलग इंसेंटिव दे रही है हमारे बिजनेसमैन को कि वो इंडिया में भी इस तरीके की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। अब कब तक बढ़ा पाएंगे वो एक अलग बात है, बट सप्लाई चेन रेजिलियंस करने की कोशिश जरूर की जा रही है। अब यहाँ पे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की टेंशन भी बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो हाई टेक्नोलॉजी वाली माइक्रो चिप्स बनती थी यूएस की टेक्नोलॉजी से और यूएस की कंपनियों के द्वारा,
वो चाइना की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। चाइना की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ये केवल चाइना की सबसे बड़ी कंपनी नहीं, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। और इसके पास यूएस से जो माइक्रोचिप्स एक्सपोर्ट करती होती थी, खासकर वो माइक्रोचिप्स जिसमें यूएस द्वारा बनाई गई डिजाइन टेक्नोलॉजी थी, तो इन माइक्रोचिप्स का एक्सपोर्ट एसएमआईसी को बंद करवा दिया यूएसए ने। यूएसए ने बोला कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है कि ये चिप्स जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से बन रही हो, उसको इस्तेमाल किया जाए मिलिट्रीली हमारे ही अगेंस्ट चाइना के द्वारा। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई। एंड में यहां पे बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी को वेपनाइजेशन तो किया ही जाएगा, कहीं ना कहीं ट्रेड को भी वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी तो वेपन्स की तरह इस्तेमाल होती है, टेक्नोलॉजी के दम पे आप बड़ी बड़ी मिसाइलें एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हो, बट ट्रेड भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब आप ट्रेड में एक पर्सन के सामने बहुत ज्यादा एडवांटेज पा लेते हो, तो दूसरी चीजों में आप बकल डाउन नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया चाइना के बीच में जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफी अंदर घुस के बैठा है, और एट द सेम टाइम इंडिया कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया जानता है कि की इंपोर्ट्स में, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम चाइना से लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाते हैं, तो इंडिया को खुद को नुकसान है इस चीज से। तो हम डिसएडवांटेज पे आ गए, चाइना हमारे लैंड में भी घुसा आ रहा है और हम कर भी कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई चेन्स है, वो जो इंपोर्ट्स हैं, जो कि हम चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसको बदलने की जरूरत है। और उसको बदलने के लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया सितंबर 2020 में, जिसका नाम था सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, SCRI। इस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में क्या बोला गया कि ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स, पेट्रोलियम, स्टील, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सेक्टर्स, इन सब में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में फ्रांस भी यहां पे इन्वॉल्व हो जाए। यूनाइटेड किंगडम ने भी SCRI में इंटरेस्ट दिखाया है। ओवरऑल आर SCRI सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यूरोपियन यूनियन SCRI में कितना इंटरेस्ट दिखाता है। बट डेफिनेटली इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व होकर SCRI चलाती हैं, तो चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है वो कम की जा सकती है। यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया गया। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि भाई जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को आप बदल नहीं सकते। ठीक है भाई, तो मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, किसके द्वारा? कि भाई यूएस और सोवियत यूनियन के रिलेशंस में प्रेसिडेंट निक्सन, जबकि आपके 1969 में यूएस के जो प्रेसिडेंट बने वो बने रिचर्ड निक्सन। उस समय पे सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में थोड़े बहुत रिश्ते ठीक करने की बात की जा रही थी। उस समय पे सोवियत यूनियन ने यूएसए से बोला कि हमको कुछ की टेक्नोलॉजीज चाहिए, आप हमको दे दो। यूएस ने बोला कि ठीक है भाई, हम ये की टेक्नोलॉजीज आपको दे देंगे, लेकिन मिलिट्री में इन स्ट्रेटेजीज इश्यूज को आप रिजॉल्व करो। तो अब देखिए, यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। सोवियत यूनियन यूएसए से कुछ की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स मांग रहा है। यूएसए सोवियत यूनियन से कह रहा है कि थोड़ी मिलिट्री को कम कर लो, बट सोवियत यूनियन इसके लिए तैयार नहीं है। सोवियत यूनियन कह रहा है कि भाई देखिए, मिलिट्री तो हमारी वैसी ही रहेगी, आप हमको हमें टेक्नोलॉजी दे दो। उस समय पे सोवियत यूनियन का पलड़ा यूएसए से थोड़ा ज्यादा ही भारी था। तो कुल मिला के यहां पे बोला क्या जाता है कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में अगर कोई एक प्लेयर थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट हो गया, तो जिस जगह पे वो डोमिनेंट है उसको तो वो बकल डाउन नहीं करेगा, वहां पे तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और दूसरी चीजों में फायदा चाहेगा। जैसे कि आप चाइना की बात कर लीजिए, चाइना लद्दाख में घुसपैठ करके इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और साथ साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन चाहता है। तो एक तरफ पे बॉर्डर इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना घुस के हमारे सोल्जर्स को मार रहा है, और दूसरी तरफ ट्रेड रिलेशन चाइना को इंडिया के साथ अच्छे चाहिए। तो इस तरीके की टैक्टिक्स एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाएगी। और चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज को अलग अलग तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की है। जैसे चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आर्बिट्रेरी सैंक्शंस लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सपोर्ट्स जाते थे, ग्रेन के, कोल के, बीफ के, वाइन के, उन सब चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, बहुत हैवी चाइना ने। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशर में बैकल डाउन नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है तुम डराओगे, हम डरेंगे नहीं। अगर आप जापान और चाइना के रिलेशंस की बात करिए, तो 1970s में जापान और चाइना के जो बायलैटरल रिलेशंस थे थोड़े नॉर्मलाइज हुए। पहले जापान चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब थे। जापानियों ने चाइना पे कब्जा करके उनको वॉर में हराया भी था, बहुत सारा अत्याचार भी किए थे उनकी जनता के अगेंस्ट। खैर वो अलग बात है। 1970s में डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हो गए। उसके बाद से ये देखा गया है कि जापानीज ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए चाइनीज इकोनॉमी में। कहीं ना कहीं इससे चाइनीज कंपनी को भी फायदा हुआ है
और चाइना में सप्लाई चेन्स गई तो चाइना को भी फायदा हुआ। लेकिन जब कोरोना का पैंडेमिक आया तो जापान को भी बुद्धि आई, तो जापान ने बोला कि सिर्फ चाइना में अपनी सप्लाई चेन नहीं रखेंगे, हम पॉलिसी लेके आएंगे किसकी, चाइना प्लस वन की। तो चाइना प्लस वन का मतलब क्या हो गया कि चाइना में तो हमारी सप्लाई चेन्स रहेंगी, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करके एशियान नेशंस में लेके आए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में लेके आए, इंडिया में लेके जाएं, बांग्लादेश में भी लेके जाएं। तो जापान की सरकार ने रिलीज किया $2.2 बिलियन का रीलोकेशन पैकेज और अपनी कंपनीज को बोला जो कि चाइना में काम कर रही थी कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, इस इंसेंटिव को यूज करके आप चाइना के मार्केट से निकलें, हो सके तो जापान में आए, अगर जापान में नहीं आ सकते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में जाएं, एशियान में जाएं, इंडिया में जाएं, बांग्लादेश में जाएं। 89 जापानीज कंपनीज ने अपने आप को रिलोकेट किया है अपनी गवर्नमेंट की सब्सिडी के द्वारा चाइना के बाहर, मतलब 89 जापानीज कंपनीज ने अपनी फैसिलिटीज को चाइना के बाहर मूव आउट किया है। इन 89 में से 57 कंपनीज तो खुद जापान चली गई हैं, 30 कंपनीज साउथ ईस्ट एशिया में चली गई हैं, 2 कंपनीज इंडिया में आई हैं। बहुत सारी एसएमईज टाइप की कंपनियां जो कि पहले चाइना में काम कर रही थी वो रीलोकेट कर रही हैं और वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसी कंट्रीज में जा रही हैं। वो कहीं ना कहीं इंडिया में भी आ रही हैं बट उतना नहीं आ रही हैं। इंडिया में किन कंपनीज का स्कोप है? इंडिया में उन कंपनीज का स्कोप है जो हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइसेस को बनाती हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को बनाती हैं, क्योंकि इन चीजों का मार्केट इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में अगर इस तरीके के इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी तो काफी फायदा हो सकता है इंडिया को। अब यहां पे देखिए इंडिया की वल्नरेबिलिटीज क्या है। सबसे पहली वल्नरेबिलिटी तो ये है कि हमारा इंपोर्ट के ऊपर ओवर रिलायंस, हम लोग बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो जितने भी ऑटोमोटिव पार्ट्स हम लोग इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं ना, 27% चाइना से आते हैं। जब लॉकडाउन लगा उस समय पे ब्रेकिंग कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इंटीरियर्स, फिक्सचर्स, ये सब चाइना से आने बंद हो गए क्योंकि चाइना में लॉकडाउन लग गया था। तो उस समय पे इंडियन सरकार की आंखें खुली कि भैया हम तो सब कुछ इंपोर्ट ही कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो भैया मेडिकल डिवाइसेस 4थे नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किए जाते हैं। उसके बाद भी हम लोग मेडिकल डिवाइसेस 80% ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस को हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, यूएस से, जर्मनी से, सिंगापुर से, जापान से। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 2018-19 में $120 बिलियन पे थी, 2025 तक वो $400 बिलियन पे पहुंच गई। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ रही है, आप देखिए हमारा जो स्मार्टफोन मार्केट है उस स्मार्टफोन मार्केट पे चाइना का कब्जा है। अब ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं पैंडेमिक के बाद चाइनीज फोन्स बिकना कम हुए तो सैमसंग के मार्केट शेयर बढ़ गया, बट सैमसंग भी तो बाहर की कंपनी है। जरूरी ये है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज को इंप्रूव करें, डोमेस्टिक कंपनीज को ज्यादा दोष दें। ये सब बातें बोली गई हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, तो सब कुछ बनाने की कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि हाई वैल्यू एडिशन वाली चीजों में भी मैन्युफैक्चरिंग हो। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए एक निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट तैयार की गई 101 आइटम्स की। ये बोला गया कि जो 101 आइटम्स हैं ग्रेजुअली इनका इंपोर्ट हम इंडिया में बंद कर देंगे और इनको इंडिया में बनाना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं इंडिया की जो आत्मनिर्भर पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से आगे नहीं लेके जाई जा रही है कि बिल्कुल ही इंपोर्ट बंद किया जाएगा, नहीं। इंपोर्ट को बंद करना है ग्रेजुअली, साथ साथ अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी आगे बढ़ाना है, ये टारगेट है। अभी टारगेट तो बहुत अच्छे अच्छे रखे गए हैं, मीट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये तो देखिए समय ही बताएगा। तो ये था पहला आर्टिकल जो आज हमने डिस्कस किया। दूसरा आर्टिकल, द ग्लोबल एंगल टू फार्मर्स प्रोटेस्ट। इट इज नॉट जस्ट डोमेस्टिक फर्म्स दैट आर पोटेंशियल बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू फार्म लॉज, फॉरेन एग्री बिजनेस आर अ डेंजर टू। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो फार्म लॉस आ गई उन फार्म लॉस से जो इंडिया की डोमेस्टिक फार्म से उनसे ही खतरा है। देखिए ऐसा बोला गया कि फार्म बिल्स आ गए तो अदानी और अंबानी इन सब ये जो रिटेल में घुस रहे हैं, एग्रीकल्चर रिटेल में घुस रहे हैं, वो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी फार्मर्स, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। यहां पे ऑथर ये बोल रही है कि अगर ये फार्म बिल्स पास हो जाते हैं तो केवल डोमेस्टिक फर्म से खतरा नहीं है भाई, फॉरेन फर्म से भी उतना ही ज्यादा खतरा है, ऐसा यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है। यहां पे जितने भी नए पॉइंट्स है मैं केवल उनको ही डिस्कस कर रहा हूं। इस आर्टिकल में ऐसे भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग अक्सर कर अपने एडिटोरियल में बातचीत करते रहते हैं, जो नए पॉइंट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे यहां पे लगा, नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन,
cannot produce tropical and subtropical crops in high demand by their own consumers while they have mountains of surplus grains and dairy products. The only goods their single crop lands are capable of producing for climatic reasons. They must find export markets for this. कहने का मतलब ये है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, ये जो कंट्रीज हैं ये टेम्परेट रीजन में आती हैं, तो एक लिमिट से ज्यादा ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ये नहीं ग्रो कर पाएंगी। अब बात ये है कि इनकी जमीनों पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ही ग्रो करती हैं, ठीक है, सॉरी, इनकी जमीनों पे बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉफी की बात कर लूं, यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूँ, रबर की बात कर लीजिए, कॉफी, कोकोआ, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इनके मार्केट्स में ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, तो ये इनको इंपोर्ट करने होते हैं। ये लोग व्हीट और राइस बहुत ग्रो करते हैं, राइस भी नहीं बोलूंगा मैं, व्हीट बहुत ग्रो करते हैं। तो ये चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज चाहती हैं कि हमारे यहाँ पे जो गेहूं पैदा हो रहा है एक्स्ट्रा, उस गेहूं को हम बाहर एक्सपोर्ट कर दें, और हमारे यहाँ पे जो नहीं पैदा हो रहा है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर लें। और इसके लिए बहुत लंबे समय से ये कंट्रीज प्रेशर डाल रही हैं, किसके ऊपर? डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। इनका प्रेशर क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो भी सब्सिडीज दे रही हैं वो उन सब्सिडीज को बंद करें, ताकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने यहाँ पे गेहूं, वो इन डेवलपिंग कंट्रीज में सस्ता हो जाए। और इसीलिए बहुत लंबे समय से इंडिया के ऊपर भी ये प्रेशर डाला जा रहा है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक लिमिट से ज्यादा जो सब्सिडीज देता है फार्मर्स को, वो सब्सिडी देना बंद करे, अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट ये जो सिस्टम है इसको चलाना बंद करे। कहीं ना कहीं इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ऐसे क्रॉप्स को उगा के एक्सपोर्ट किया जाए जिन क्रॉप्स की जरूरत है नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज अपने प्रोडक्शन पैटर्न्स के हिसाब से दूसरे देशों के प्रोडक्शन पैटर्न्स को अफेक्ट करना चाहती है। ये सिंपल सीन है यहाँ पे। और ये कुछ कुछ अगर आप देखो तो कॉलोनियल पीरियड के इकोनॉमिक सिनेरियो जैसे लग रहा हो। आपको इंडिगो प्लांटेशन के बारे में पता होगा दोस्तों, मैंने आपको इंडिगो प्लांटेशन पढ़ा रखा है अपने एनसीईआरटी में भी, और कुछ कुछ हद तक स्पेक्ट्रम में भी बता रखा है। इंडिगो प्लांटेशन में क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज को किसकी जरूरत थी? तो इंडिगो डाई की जरूरत थी। अभी इंडिगो केवल ट्रॉपिकल रीजन में पैदा होती है, तो इंडिया में इंडिगो पैदा करने लगे वेस्ट बंगाल के इलाके में, जो फ्रांस की कॉलोनीज थी वेस्ट इंडीज और कैरेबियन में, वहां पे इंडिगो पैदा करने लगे। तो मतलब कि जो क्रॉप्स इन कॉलोनियल कंट्रीज में नहीं ग्रो करती थी वो अपनी कॉलोनीज में ग्रो करवाते थे और अपने यहां मंगा लेते थे, और उसके लिए शोषण करते थे। कुछ कुछ ऐसा ही ये यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज अभी चाहती हैं कि भाई जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे हम वो क्रॉप्स पैदा कर लें जो कि हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, और फिर उसको हम अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, और हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा पैदा हो रहा है उसको वहां पे एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन क्या ये चीज हमारे फार्मर्स के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और क्या इस चीज के कहीं खराब इफेक्ट्स देखने को मिले दुनिया में? बिल्कुल देखने को मिले। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने एडवांस कंट्रीज के प्रेशर के अंदर बकल डाउन किया। फॉर एग्जांपल फिलीपींस इन द मिड 1990s टू बोट्सवाना इन लगभग 2005 से लेकर 2010 तक। ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने यूएस और ईयू की मर्जी के हिसाब से अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम को बदला, और इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं फिलीपींस में और बोट्सवाना जैसी कंट्रीज में फूड इनसिक्योरिटी आई है। जो ग्रेन प्राइसेस थी, गेहूं, चाल, मक्का, इन सब के जो दाम थे वो 3 गुने हो गए 2007 के एंड में आते आते बोट्सवाना और बाकी कंट्रीज में, जो लोग भी यूएस के हिसाब से काम कर रहे थे। इन कंट्रीज में 37 न्यूली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज में फूड राइट्स देखने को मिले। अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा पॉवर्टी में चली गई। ये नहीं होता अगर ये अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट देते रहते, अगर अपने फार्मर्स को सपोर्ट देते रहते और यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना होते ग्रेन्स के लिए। और ये एग्जांपल्स यहाँ पे ऑथर क्यों बता रही है? ये एग्जांपल्स यहाँ पे ऑथर इंडिया के लिए बता रही है। इंडिया के लिए ऑथर क्या बोलती है कि भैया फूड सिक्योरिटी फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम अपनी फूड सिक्योरिटी को मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं यूएसए और यूरोप जैसी जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को घसीटती रहती हैं, हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करती हैं, एमएसपी के रिजीम को क्रिटिसाइज करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जो एमएसपी रिजीम है ना वो बहुत सही है। एक समय पे ऐसा आया था कि इंडिया का एमएसपी रिजीम वाज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रिंक, वो नीचे जाने ही वाला था। किसी तरीके से 2008 में जो प्रोक्योरमेंट प्राइस थे अंडर एमएसपी वो बढ़ाए गए। कहीं ना कहीं पंजाब में जहां पे पहले प्रोडक्शन थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया था, ग्रेन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, वो बाद में बढ़ने लगा।
चूंकि एमएसपी के अंदर के दाम बढ़ने लगे। देखिए एमएसपी के अंदर जब ज्यादा दाम मिलते हैं किसानों को तो किसान पैदावार करता है। अगर एमएसपी के अंदर दाम मिलने बंद हो गए, किसान पैदावार करना बंद कर देगा, और किसान ने अगर पैदावार करना बंद कर दिया तो ग्रेन्स पैदा ही नहीं होंगे, गेहूं चावल पैदा ही नहीं होगा। अभी गेहूं चावल पैदा ही नहीं होगा तो खाओगे क्या? ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है। एक बात और बताई गई यहाँ पे, 2008 से पहले हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे उनको बहुत वाइड कवरेज नहीं थी। यहां पे देखिए क्या होता है ना दोस्तों, कि सरकार भी तो डिमांड के हिसाब से काम करेगी। अभी सरकार ने अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में ज्यादा लोगों को रख रखा है और ज्यादा लोगों को बीपीएल कार्ड्स दे रखे हैं, तो इन बीपीएल कार्ड्स के चलते ज्यादा लोग आके अनाज लेंगे। अभी ज्यादा लोग आके अनाज लेंगे तो सरकार को ज्यादा अनाज चाहिए, सरकार को ज्यादा अनाज चाहिए तो सरकार एमएसपी के अंदर ज्यादा क्रॉप्स खरीदेगी। तो भाई जितने लोगों को बेनिफिट दे रही है सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, अन्न अंत्योदय योजना का, जितने भी प्रकार के फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम या पीडीएस प्रोग्राम चला रखे हैं सरकार ने, इन प्रोग्राम्स के अंदर जितने ज्यादा ग्रेन्स बांट रहे हैं सरकार ने, उतना ही ज्यादा सरकार प्रोक्योर करेगी, उतना ही ज्यादा सरकार प्रोक्योर करेगी, उतना ही एमएसपी में बिकेगा। जितना एमएसपी में बिकेगा उतना ही ज्यादा किसान पैदावार करेंगे, और इसीलिए पंजाब और हरियाणा के किसान इतना बल्क में गेहूं चावल की पैदावार करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब कुछ पॉलिटिकल बातें भी यहाँ कही जा रही हैं कि 2016 के डीमोनेटाइजेशन के चलते और 2020 के पैंडेमिक के चलते भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम हुई है। अब बात यहाँ पे दोस्तों कुछ और बातें भी यहाँ पे बोली गई हैं। Our farmers have been exposed for no rhyme or reason to unfair trade and the volatility of global prices that has plunged them into unrepayable debt and distress. In one village in पंजाब में तो एक एग्जाम्पल बताया जा रहा था जहां पे 59 विडोज ऑफ फार्मर्स फोर्स्ड इनटू सुसाइड। ठीक है, अगर हम नॉर्थ के साथ ट्रेड करते हैं, कहने का मतलब हम एडवांस्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। एडवांस कंट्रीज बहुत शानी है, उन्होंने डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें अपनी सब्सिडीज को तो बचा लिया। वो लोग जो सब्सिडीज देते हैं, वो लोग जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स देते हैं अपने फार्मर्स को, उसको तो उन्होंने शील्ड कर लिया। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया जो सपोर्ट देती है अपने फार्मर्स को, उसको वो दबाने के मूड में है, और एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को भी वो इस तरीके से बता रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त स्टैटिस्टिक दिया गया है। यूएस ना जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स देता है अपने 2.02 मिलियन फार्मर्स को, अपने जो 20 लाख फार्मर्स को यूएस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स देता है, वो पूरे यूएसए के एनुअल फार्म आउटपुट वैल्यू के 50% से भी ज्यादा है। तो यूएस जितना डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दे रहा है, जितनी एग्रीकल्चर सब्सिडी दे रहा है अपने 2 मिलियन फार्मर्स को, वो यूएसए के ओवरऑल फार्म आउटपुट वैल्यू के 50% से भी ज्यादा है। लेकिन यूएसए के ओवरऑल बजट का केवल 1% है। और अगर इंडिया में जो हमारा एनुअल फार्म आउटपुट वैल्यू है उसका केवल 25% भी अगर हमको देना हो प्राइस सपोर्ट या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हमको देना हो, तो हमारा 50% गवर्नमेंट एनुअल बजट उड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि हमारे यहाँ पे 120 मिलियन फार्मर्स हैं, छोटे छोटे। तो ये एक इम्पॉसिबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो हमारे यहाँ पे जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम चल रहा है वो बेटर है, और जिस प्रकार का प्राइस सपोर्ट सिस्टम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में लाने की कोशिश कर रही है एडवांस कंट्रीज, वो इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा। यूएसए अक्सर का डब्ल्यूटीओ में इंडिया को खींचता रहता है और उल्टे सीधे स्टैटिस्टिक्स दिखा के इंडिया को खींचता है। जैसे कि मई 2018 में यूएसए ने फिर से डब्ल्यूटीओ में इंडिया को खींचा, और किस तरीके से खींचा ये दिखाने के लिए खींचा कि एमएसपी रिजीम के अंदर इंडिया कितनी सब्सिडी दे रहा है अपने फार्मर्स को। अब 1986-88 के एवरेज वर्ल्ड प्राइस के हिसाब से अगर आप दाम को कैलकुलेट करो किसके, गेहूं और चावल के, तो गेहूं और चावल के दाम को अगर 1986 और 1988 के एवरेज वर्ल्ड प्राइस से जब कंपेयर किया तो उस समय के एक्सचेंज रेट को भी कंपेयर कर लिया, तो 1986-88 में पर डॉलर रूपी का जो एक्सचेंज रेट था वो था 12.5 रुपए। अभी 12.5 रुपए पर डॉलर के हिसाब से 1986-88 के एवरेज वर्ल्ड प्राइस ऑफ व्हीट और राइस के हिसाब से 2013-14 में यह बताया यूएसए ने कि जो मैक्सिमम सपोर्ट दे सकती है भारत सरकार गेहूं और चावल की एमएसपी में वो है 235 रुपए और 354 रुपए। लेकिन एक्चुअली में सरकार कितना सपोर्ट दे रही, 1348 रुपए और 1386 रुपए। तो यहां पे नंबर्स का झोल झाल करके पुराने एक्सचेंज रेट के लेके यूएसए क्या बता रहा है कि भाई डब्ल्यूटीओ की रिजीम के अंदर मैक्सिमम जितना बेनिफिट दे सकता है गेहूं और चावल की एमएसपी में इंडियन गवर्नमेंट, वो है 235 रुपए और 354 रुपए पर टन की बात हो रही है यहाँ पे। और एक्चुअली में भारत सरकार कितना दे रही थी, 1348 रुपए और 1386 रुपए, यानी 1000 रुपए पर क्विंटल से भी ज्यादा यूएस का कहना है कि राइस और व्हीट में सब्सिडी दे रहा है इंडिया।
और ये सब्सिडी इज 77% एंड 67% ऑफ द आउटपुट वैल्यूज ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2013-14। तो इस तरीके से फिगर्स को झोल झाल करके दिखाना, मतलब कि पुराने एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करके यूएसए क्या बोल रहा है कि 1000 केजी ऑफ राइस के लिए इंडियन गवर्नमेंट 235 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकती है और 1000 रेडी ऑफ चावल के लिए 354 रुपए का प्राइस सपोर्ट दे सकती है गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट कितना दे रही है? 1348 रुपए, 1386 रुपए। यानी जो भारत सरकार है वो पर क्विंटल 1000 रुपए से भी ज्यादा का एमएसपी सपोर्ट दे रही है। तो 77% और 67% ऑफ द आउटपुट वैल्यूज का एमएसपी सपोर्ट दे रही है, ऐसा यूएस का बोलना है। इनफैक्ट यूएसए कुछ नहीं कर रहा है, डब्ल्यूटीओ में इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है ताकि इंडिया अपने फार्मर्स को सपोर्ट देना बंद कर दे। इंडिया जब अपने फार्मर्स को सपोर्ट देना बंद कर देगा तो यूएस के जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं वो इंडिया में बिकने लगेंगे। इंडिया के फार्मर्स भूखे मरे, उससे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को क्या लेना देना है। ये सब बातें यहाँ पे दोस्तों देखिए बताई गई हैं। तो फॉरेन एंगल यहां पे कैसे आया ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं अब आप सोचिए कि जो फार्म बिल्स है यहां पे क्या क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एमएसपी को खत्म करने की बात की जा रही है। अगर एमएसपी खत्म होगा तो एंट्री किसकी होगी? केवल डोमेस्टिक फर्म्स की एंट्री नहीं होगी, फॉरेन फर्म्स की भी एंट्री होगी। समझ गया बात को? तो ये भी एक नया एंगल है जिसको आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड अनसेटल्ड लॉ इज एज डेंजरस एज अ बैड लॉ। क्या बोला जा रहा है? एक रीसेंट ऑर्डर दिया गया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा, और इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसकी बात की गई। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ऑफ 2018 आपको पता होगा, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये बोला गया, सरकार ने बोला कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपको डोनेशन देनी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलग अलग डिनोमिनेशन से उसके लिए आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपने कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना रुपया दिया ये जानने की आजादी लोगों के पास नहीं है। तो लोग आरटीआई फाइल करके ये नहीं जान सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला और किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कितना पैसा दिया। ठीक है भाई, इस चीज में एक अपील गई थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। एसबीआई ने भाई पैसा देने से मना कर दिया। एसबीआई ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। एसबीआई ने बोला कि भाई देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, हमें सरकार ने मना कर रखा है। तो भाई एसबीआई ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी डोनर्स की और डोनीज की, यानी जो पैसा दे रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन, जो पैसा ले रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन देने को मना कर दिया। तो फिर भाई केस किसके पास चला गया? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। जब मैंने लक्ष्मीकांत में अभी आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंप्लेंट को एंटरटेन करता है। यानी कि अगर आप किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हो और अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप अपनी कंप्लेन लेके कहां जा सकते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो ऐसे ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ही कंप्लेन गई और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से बोला गया कि भाई ये एसबीआई जो है वो डोनर्स और डोनी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किसके पास कितना पैसा गया, किसने कितना पैसा दिया। यहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने क्या बोला है कि ये इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं मिल सकती। अब ऐसा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने क्यों बोला है इसके बारे में अभी अभी इसी आर्टिकल में हम बात करेंगे। तो अब चूंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मना कर दिया है कि भाई आरटीआई एक्ट के अंदर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, तो अब केवल एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बचा है जो ये इंफॉर्मेशन को दिला सकता है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही ऐसा इंफॉर्मेशन बस बचा हुआ है। तो क्या बोला गया है? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, दिस स्कीम क्रिएट्स बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डोनेशन ऑफ फंड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज फैसिलिटेटेड बाय द एसबीआई। तो एसबीआई में जाके आप भी, अगर मेरे और आपके जैसे लोग भी 1000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लेना चाहें तो आप एसबीआई में जाइए और आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और उस पैसे के ऊपर आप टैक्स एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। लेकिन आपने कितना पैसा डोनेट किया और किसको डोनेट किया ये कोई पता नहीं कर पाएगा। अब यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो स्कीम है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये आर्बिट्रेरीनेस को प्रमोट करती है और इलीगल है। ठीक है भाई, ये एक अनडिस्क्लोज्ड क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट की तरह है। मतलब कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को बोल सकते हैं कि भाई हम आपको देखो इतना करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप हमें ट्रेड में यहां पे मदद कर दीजिए। इस तरीके की चीजें बहुत होती हैं, पिक्चरों में भी बहुत दिखाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि इस तरीके के अरेंजमेंट से आप अनडिस्क्लोज्ड क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट को प्रमोट कर रहे हो, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा नहीं है। ये बैक एंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट्स की जो दोस्ती है ना उसको और बढ़ा देगा, हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को दबाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाएगा। ऐसा यहां पे बोलना है।
अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को भी कोट किया जा रहा है। जजमेंट है द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो कंटेन्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ अ वोटर टू सिक्योर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में, एक जजमेंट में, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ जजमेंट के केस में यह बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक वोटर के पास ये जानकारी है कि जिस कैंडिडेट के लिए वो वोट डालने वाला है उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उसकी क्या जानकारी, तो अगर आपको कैंडिडेट के बारे में जानने की जानकारी है तो क्या आपको ये जानने की जानकारी नहीं है कि जिस कैंडिडेट के लिए आप वोट डाल रहे हो या जिस पार्टी का भी वो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के पास पैसा कहां से आ रहा है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग को फाइनेंस करने के लिए? ये बात यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से ये चीज निकल के आ रही है कि आप ये जान सकते हो अपने कैंडिडेट के बारे में, आप जिसको जिसको भी वोट डालने डाल रहे हो उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में आप जानना आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो क्या ये जानना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसके पास कैंपेनिंग के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो कुल मिला के यहां पे क्या बोला जा रहा है? द CIC ऑर्डर has upheld the contention of SBI that it is not required to furnish the details of donors, donees and donations under the RTI Act. In doing so, SBI has relied on two grounds provided under Section 8 of the RTI Act, which exempts disclosure of information. यानी कि यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला है कि भाई SBI जो आपको डिटेल नहीं दे रहा है डोनर्स की, डोनीज की, डोनेशन की RTI एक्ट के अंदर, ये बिल्कुल सही है। SBI ने क्या बोला? SBI ने बोला कि देखिए सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट के अंदर दो बेसिस पे हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। एक बेसिस तो ये है कि आपके इस इंफॉर्मेशन मांगने से कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो ये दो बेसिस पे SBI ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। पहला बेसिस क्या था कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता आपकी इस RTI से। अगर इस RTI में पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता तो हम आपको दे देते। अभी देखिए पब्लिक इंटरेस्ट तो सर्व हो ही रहा है। सीधा सीधा अभी लॉजिक दिया हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बोला है कि आपका फंडामेंटल राइट है ये जानना कि आप किस कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहे हो, तो उस कैंडिडेट के पास पैसा कहां से आया है ये भी जानना फंडामेंटल राइट होना चाहिए। दूसरा, SBI क्या बोल रही है कि भाई ये फिड्यूशरी कैपेसिटी में इंफॉर्मेशन हमने पास रख रखी है, मतलब कि SBI यहां पे थर्ड पार्टी है। SBI यहां पे बस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रही है, तो पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहा है और पैसा किसी के पास से आ रहा है, बीच में एक मीडिएटर की तरह काम कर रही है SBI। तो SBI यहां पे फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम कर रही है, और जब आप फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करते हो तो आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखना होता है। तो सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट के अंदर ये दो बेसिस बताए और इन दो बेसिस पे SBI ने इंफॉर्मेशन को देने से मना कर दिया। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि भाई ये जो दोनों बेसिस हैं ये सही हैं, लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि ये दोनों बेसिस सही नहीं है। दे डू नॉट स्टैंड अ बेयर स्क्रूटनी ऑफ लॉ। क्योंकि यहां पे ये बोला गया है कि सेक्शन 8 क्लॉज 2 क्या बोलता है? इट डायरेक्ट्स दैट व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेट्स एनी हार्म टू प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर में बी एक्सेस्ड। यानी कि यहां पे सेक्शन 8 क्लॉज 2 ऑफ द RTI एक्ट क्या बोल रहा है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो कि प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इंटरेस्ट किसके प्रोटेक्ट हो रहे हैं? जो पैसा दे रहा है, जो पैसा ले रहा है, जो पार्टी को डोनेशन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को, उसका इंटरेस्ट है, जो पार्टी इलेक्शन के लिए एक्सपेंसेस ले रही, फाइनेंशियल ले रही, उसका इंटरेस्ट है। तो दो इन पार्टीज का इंटरेस्ट है। अभी इनके इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट उस पब्लिक का है जो कि वोट डालेगी इनके कैंडिडेट्स को। तो जो पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा है, और सेक्शन 8 क्लॉज 2 ऑफ द RTI एक्ट बोलता है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए तो आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक दिया गया है SBI के द्वारा, और साथ साथ ये जो लॉजिक दिया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा, ये दोनों लॉजिक सही नहीं है। लॉजिक यहां पे गलत है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कोट करते हुए यहां पे ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अर्लियर ऑर्डर में ये बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये पब्लिक अथॉरिटीज है अंडर RTI एक्ट। Okay, so Central Information Commission has previously stated that political parties are public authorities। और जब ये political parties public authority हैं तो जो भी ये political parties करेंगी वो public interest में तो होगा ही होगा दोस्तों। तो fund received by parties from donors would naturally be of interest to voters in order to understand their financing and functioning। तो ये बोल देना कि यहाँ पे public interest सर्व नहीं हो रहा है, ये गलत है। ठीक है ना भाई?
और डोनेशंस बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज वुड आल्सो बी ऑफ इंटरेस्ट टू देयर शेयर होल्डर्स एंड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। तो भाई जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज डोनेशन दे रही पॉलिटिकल पार्टीज को, उनकी जो शेयर होल्डर्स है उनको तो पता चलना चाहिए ना कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पैसा कहां कहां खत्म किया है। तो चूंकि यहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड ऑफ कर दिया है, तो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि केवल अब एक रास्ता बचता है पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने का, और वो है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए यहाँ पे ये आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये आर्टिकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रहा, सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, कमेंट जरूर कर देना, एंगेजमेंट बढ़ता है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।